कोशिश करते हैं कि बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल करके आया है और कितनी आबादी किसकी है, यानी किसकी कितनी भागीदारी है बिहार में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। और दरअसल बिहार में जो जाति आधारित रिपोर्ट सामने आई उसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है और इसके साथ ही जो अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 36.01% है। इसके साथ ही बिहार में यादवों की कुल आबादी जो बताई गई वो 14% है। बिहार में कुर्मियों की आबादी 2.87% है, भूमिहारों की आबादी 2.86% है, जबकि ब्राह्मणों की आबादी 3.86% है। राजपूतों की जो भागीदारी है जो जनसंख्या की वो 3.45% है। मुसहर आबादी 3% है। हिंदू आबादी यदि टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 81.99% है, जबकि मुस्लिम आबादी जो है वो कुल 17.70% है। तो ये पूरा आंकड़ा है जो कि आज जारी कर दिया गया है। और बिहार में जाति का गणित पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.12% है। अति पिछड़ा का अगर हम जिक्र करें तो 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%। अनुसूचित जनजाति के लोग 1.68% हैं, जबकि अनारक्षित जो है वो 15.52% हैं। तो ये पूरा गणित है जाति को लेकर के, जाति आधारित गणित जो कि आज बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया गया है। और अब ये माना जा रहा है कि बिहार सरकार की तरफ से दरअसल ये आने वाले चुनावों को लेकर के मास्टर स्ट्रोक चला गया है। अब इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर है जिस तरीके से हमेशा से इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं वो यही बात कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर इसमें हम ओबीसी वोट बैंक का जिक्र करते हैं, पिछड़ा का जिक्र करते हैं, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर के लगभग 62 से 63% ये आबादी जा रही है। तो जाहिर तौर पर है क्या अब इस आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग की जाएगी। और जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है, उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में ये जातिगत जनगणना के आधार पर जो सूची जारी हुई है उससे साफ होता है कि आने वाला राजनीतिक भविष्य पीडीए का है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी ने MY फैक्टर पर काम किया है, क्या यह फैक्टर अब बिहार में भी एक बार लागू होने वाला है? क्या फिर एक बार अब बिहार में जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना की जो मांग की जा रही थी वो हो गई, अब उसके बाद सूची भी जारी हो गई, पता चल गया कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी है, और अब क्या हिस्सेदारी पर भी सवाल उठेगा और उस पर भी आवाज उठाई जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अरविंद कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीत राय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेश तिवारी जी हैं, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के। और डॉक्टर अजय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आज जिस तरीके से ये सूची जारी हो गई है, मास्टर स्ट्रोक आपने चलाया आने वाले समय में, आने वाले चुनावों को लेकर के। बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता, जो पूरे देश की आम आवाम, जो चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सब जाति के लोग जो है आज धन्यवाद दे रहे हैं कि रियल में एक 1933 के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि स्वतंत्र देश में कि जो जातीय जनगणना हुआ है। लाख लोग इस पर तरह तरह के टीका टिप्पणी कर रहे थे। जो कुछ हमारे पुराने साथी वो कह रहे थे कि नहीं, इसका जनगणना जो है ये कब डेट निकलेगा, कब प्रकाशित होगा, हो क्यों नहीं रहा है। ये प्रदेश जबकि जनगणना कराया था नहीं तो प्रकाशित किया, ये प्रदेश कराया था, तरह तरह के अफवाह उठा रहे थे। लेकिन ये नीतीश कुमार जी हैं कि जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। और हम पहले ही कहे थे कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आने वाला समय में जो जातीय जनगणना हुआ है उसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। लेकिन जो आंकड़े आए हैं सामने, जो आंकड़े आए हैं, जो भी समीकरण बनेगा वो कोई चौंकाने वाले नहीं आए हैं। लगभग जिसका हम लोग आप लोग आपस में जिक्र करते थे कि लगभग इतने फीसदी आबादी है इनकी, आंकड़े वैसे कमोबेश वैसे ही आए हैं, बहुत ऊपर नीचे तो हुए नहीं है एकदम। इसमें कहां से दो राय है। अभी जो भाजपा के नेता बोल रहे थे, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या सम्राट चौधरी हो, कि इस पर डाउट है, इसको हम लोग देखेंगे, या ये
पूछिए गिरिराज सिंह का, जो गिरिराज सिंह क्या वो जो अपना उनका जाति जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, वो तो अगर कह रहे इस हैं कि तरह भ्रम का जो फैलाने का केवल काम किया आरोप जा रहा लगा है, ये देना केवल या एक भ्रम सम्राट को फैलाने का लगा मायाजाल है देना, रचा ये गया है, हुआ है बाकी और कि कुछ नहीं नहीं है है। ये बताएं जी। राजेश जी, गिरिराज जी तो कह रहे हैं कि केवल ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, भ्रम रूपी एक मायाजाल है रचा गया है, बस बाकी कुछ है नहीं इसमें। गिरिराज जी के पास अब इस पर बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ। तो इतना तो कम से कम, अब जब आप लोग माइक लगा दीजिएगा तो बोलबे करेंगे। अब उसके बाद उनके पास, इन लोगों का हकीकत यह है कि आज भाजपा के सभी नेताओं का मुंह सूखा हुआ है। हाँ। जो ये लोग कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इस पर जो है जातीय जनगणना होगा। इनका पूरा चुनावी समीकरण इसका बिगड़ गया है, चाहे वो बिहार से लेकर के दिल्ली तक का। अच्छा, ये मानते हैं आप। अरविंद कुमार जी, देखिए, आपका चुनावी समीकरण जो भी था वो सब धरा का धरा रह गया, बिगड़ गया, ये बात कह रहे हैं राजेश तिवारी जी। और कमोबेश कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, हमारे जदयू के साथी थे। हाँ। होता क्या है ना कि गाय पर लेख लिखना होना, तो गाय एक चौपाया जानवर है, 4 पैर है, 2 कान है, इससे नहीं चलेगा। मैं आता हूं जातीय जनगणना पर, बड़ा अहम सवाल आपने किया। हाँ। और अहम सवाल इसलिए है हाँ। कि जो एनडीए गठबंधन इनका बना है, उसने ये निर्णय लिया है कि जातीय जनगणना के मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की बात है, बिहार में जातीय जनगणना हुई है और इनको जानकारी होनी चाहिए कि जब जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था और भारतीय जनता पार्टी साथ थी। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधर रही है। नहीं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं पीएम मोदी चाहते ही नहीं थी जातीय जनगणना हो। नहीं, ये उनके कहने से नहीं ना हो जाएगा। देखिए, यही झूठ बोलना, सफेद झूठ इसी को कहते हैं। ये नेपथ्य में जाए कि पूरा डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे कि नहीं, जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी थी या नहीं, ये अलग चीज है। जनक राम कि जी आवाज उसके कह बाद रहे हैं प्रधानमंत्री कि कार्यालय से भाग गए झूठ थे। अगर बोलते हैं गए थे तो ये उसके जनता बाद तो जब प्रेस को देखेगी ना। संबोधित हुआ तो जनक राम जी दूसरी भाग गए चीज थे, हम ये आपके पूछना डेलीगेशन के चाहते मेंबर हैं थे। कि आप जातीय जनगणना तो कराए हैं, ये जातीय सर्वेक्षण की बात थी। गणना कोई बड़ी चीज नहीं है, गणना होती है। इसके पहले नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई कि कोरोना था, नहीं तो गणना ये होती है। लेकिन जातीय सर्वेक्षण, ये आंकड़े भी जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा है, तो तेजस्वी यादव ने ये भी आंकड़े सार्वजनिक कर दे कि जो पहले कितने लोग गरीब थे, किस जाति में कितने गरीब थे, कितने लोग उन गरीबी रेखा से ऊपर उठे और आप कहां थे और आप कहां पहुंच गए, इसके आंकड़े भी जारी कर दे तो अच्छा रहेगा। नीतीश बाबू ये भी आंकड़े जारी कर दे कि आपके मंत्री जो आज जेल जा रहे हैं कोई बालू माफिया के रूप में, तो ये भी तो आंकड़े जारी कर दें। ठीक। देखिए, मुझे गुरेज नहीं है इससे। भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति सजग है और जहां विकास की बात होगी हम हमेशा सरकार को मदद करेंगे और यही हमारी नियति रही है। हमारी मूल जो भावना है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने लेके चला है और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय। नहीं, अंत्योदय है, आपने कहा कि इसके साथ बीजेपी साथ में खड़ी है, तो देश में जातीय जनगणना को लेकर के बताइए किस नेता ने हामी भरी हो या किस नेता की तरफ से बयानबाजी आई हो कि नहीं हम जातीय जनगणना के लिए ठीक है, हम समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ खड़े हुए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लगातार आपके चैनल से विभिन्न माध्यम से क्या लिखित में दस्तखत करके, जब दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने डेलीगेशन गई थी तो जनक चमार जी मंत्री से हमारे साथ गए थे, उनका हस्ताक्षर है। तो वो भी तो राजेश जी कह रहे हैं वो भी भाग गए थे। अब जी राजेश तिवारी जी वो भी तो कह रहे हैं कि वो भी बैठक से उठ के चले गए थे। नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी। ये इनको जानकारी नहीं है, ये पूरा जानकारी ले दिखा दीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है देख लीजिए कि जो जातीय जनगणना हुआ, जिस तरह जातीय आंकड़े आप कर रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप ये भी तो आंकड़े कर दें कि जो गरीब जातियां थी आज भी वो गरीब है।
उस गरीब जातिया में से जो लोग गरीब के वोट लेते रहे, उनकी क्या आंकड़ा है, उनकी क्या अर्थ का अंक गणित है, ये भी तो बता दें। कहां से इतने 100-200 करोड़ 4 करोड़ मकान, जमीन के बदले नौकरी है, ये आंकड़े भी जारी कर दें। राजेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं राजेश। हमें खुशी है अजीत जी, अगर विकास हो, अंतिम व्यक्ति का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर भविष्य में भी चलेगी। देखिए, हकीकत यह है योगेश जी कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो झूठ में पीएचडी किए हुए रहते हैं, और ये जो जानकारी लेकर के आए हैं आप योगेश जी, उस समय का जो बाहर निकले हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके जब डेलीगेशन मिला हुआ है, उसके बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा करके देख लीजिए बाहर का, उस समय आपको जनक राम जी नहीं दिखाई देंगे। और अगली बात है, ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये बताइए उसमें गरीबी अमीरी और ये सब का ये चर्चा कर रहे हैं, किस आधार पर चर्चा कर रहे हैं जी? आपका मैंने इसका क्या आधार है? आप जातीय जनगणना का करवा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, इसके बाद आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप उसमें आप लोग कमी निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या रोल है? क्या रोल है मुख्यमंत्री का? ऐसा हुआ है कि बिहार ये करके ये सार्वजनिक निर्णय है, करके दिखाया है, सभी का निर्णय है, मुख्यमंत्री का क्या निर्णय है? बाकी लूट, हत्या, बलात्कार और आपके राधा शरण सेठ खरबों रुपए में जेल जा रहे हैं, ठीक है, आते हैं। वो किन का निर्णय है? वो भी तो बता दीजिए। आ रहे हैं अरविंद जी, आ रहे हैं, एक कमेंट अजीत आते हमें सर एक चीज बता दीजिए। मैं जदयू प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप बीपीएल की संख्या बिहार में क्यों बढ़ रही है? ठीक है, उसका जवाब देंगे राजेश जी। किसने रोका था? मुख्यमंत्री आप हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हो, राजेश जी और आरजेडी के साथ रही हो, कांग्रेस के साथ रही हो, माननीय एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है अजीत जी, क्या जातिगत जनगणना को लेकर के ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी कह रहे हैं कि यह डिसाइड ही हुआ है इंडिया गठबंधन में कि जाति पर ही चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो योगेश जी, इंडिया गठबंधन जो है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान और देश की संस्थाओं को जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके से उसको डेंट करने का काम कर रही है, उसको बचाने के लिए लड़ा जाएगा। और उसमें ये जातिगत जनगणना यानी कि सामाजिक न्याय और सबको समान प्रतिनिधित्व, इसका ये एक हिस्सा है। आज बापू की जयंती के दिन जो कि न केवल एक आजादी के हमारे नेतृत्व करता है स्वतंत्रता आंदोलन के, बल्कि संघर्ष का जो उन्होंने जो हमें एक सीख दी थी देश को एक तरीके से गुलामी की दास्ता से बाहर निकालने के लिए, तो दूसरा उन्होंने लगातार एक प्रयास किया देश में सामाजिक न्याय को, सामाजिक सशक्तिकरण को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का। आज उनके जयंती दिवस पर ये जो बिहार सरकार की ओर से, जो इंडिया गठबंधन की ओर से, महागठबंधन की ओर से जो आज ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमें सोचने की और समझने की जरूरत है कि इस देश में एक राज्य को ये जातिगत जनगणना जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप सभी को और देश को ये ज्ञात होगा कि 2011 की जनगणना में मनमोहन सिंह की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 2011 की जनगणना में हमने जातिगत जनगणना कायदा सम्मिलित किया था। और इसके जो अंतिम आंकड़े थे, जो इसके फाइनल आंकड़े थे, वो 2013-14 के लगभग आखिर में आए थे। और उसके बाद से केंद्र में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार काबिज हुई है। और पिछले 10 सालों से ये जो है कि इन्होंने जनगणना के जो आंकड़े हैं, देश के जो सामाजिक न्याय का, सामाजिक सशक्तिकरण का जो वास्तविक चेहरा है, उसको इन्होंने कहीं कहीं उसको ठगने का काम, उसको दबाने का काम और धोखा देने का काम किया है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जातिगत जनगणना को सिर्फ आरक्षण से और नौकरियों से जोड़ करके देखे जाने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं योगेश जी की जो देश में जो सरकारी नौकरियां तो छोड़िए ना, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां हैं वो 10 से 15% ही हैं। देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो 85% लोगों को जो रोजगार देता है, उसकी मोदी सरकार ने 10 सालों में क्या दुर्दशा कर दी है। सामाजिक ये जो आंकड़े आएंगे सामाजिक न्याय के, इससे सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कोई भी सरकार होगी, कोई भी दल होगा, अगर वो वास्तव में सामाजिक न्याय को और देश को मजबूत करना चाहेगा, तो उसके लिए ये आंकड़े वैज्ञानिक तौर पर सीधे उसके लिए काम आएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसके बिना आप देश में कैसे कोई योजना बना सकते? चलिए, ठीक है। और एक मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि ना हम सफर से निकलेगा, ना किसी हमनसी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा है, ये हम ही से निकलेगा। जब तक हम देश में सामाजिक न्याय के लिए सभी को समान प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जनसंख्या के आधार पर उनको हम नीतिगत निर्णयों में भागीदारी नहीं देंगे,
हम देश का जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो ठीक है अजीत जी, यही सवाल मैं आपके पास छोड़ के जाता हूं, आपके पास मैं इसी सवाल को छोड़ के जाता हूं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसके आधार पर उसकी उतनी मतलब सुनिश्चित कराई जाए, उसको इतनी हिस्सेदारी दी जाए। यही सवाल आज यही सवाल आपसे था, किसकी कितनी हिस्सेदारी। अब क्या इस बात को लेकर के भागीदारी की आवाज उठेगी कि भाई अगर पिछड़ा का हम जिक्र करते हैं तो अब पिछड़े और अति पिछड़े ये तो पहुंच रहे हैं 62-63% के आसपास, तो अब आरक्षण को लेकर के भी आवाज आप लोग आवाज उठाएंगे क्या चुनाव को लेकर के? योगेश जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने आज जो बिहार सरकार का ये जो कदम है उसका स्वागत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, हमें इस देश में जो जातिगत जनगणना है उनके आंकड़ों को सिर्फ आरक्षण से कहीं आगे जाकर के देखने की जरूरत है। नहीं आप दो चीजें बोल रहे हैं, इसमें दो चीजें बोल रहे हैं। देखिए आप दो चीजें बोल रहे हैं, आरक्षण एक तरफ करें आवाज उठाएंगे, एक तरफ करें उससे आगे जाने की चीज है। हाँ बिल्कुल, ये पहला कदम है, आरक्षण बिल्कुल उस हिसाब से मतलब एक नई जंग आप छेड़ने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, एक नई जंग छेड़ने वाले हैं। डॉक्टर रजत तिवारी जी, आज के इस बिहार सरकार के बड़े कदम को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या आने वाले समय में राजनीतिक परिवर्तन क्या हो सकता है? योगेश जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की 140 करोड़ जनता के साथ साथ सबसे ज्यादा आबादी वाले जातियों को प्रणाम करता हूं जी। धन्य है हमारा भारत देश, धन्य है लोकतंत्र की व्यवस्था। योगेश हाँ। कि एक तरफ तो आप सरकारी ऐलान करते हैं कि नसबंदी का पक्ष करो और नसबंदी करके जनसंख्या कम करो ताकि भारत देश को सही ढंग से सुचारू ढंग से चलाने में हर व्यक्ति का विकास हो सके, और एक तरफ यह नारा लगाते हैं कि हम दो हमारे दो, यह जनसंख्या कम करके हम भारत देश को कहीं आगे बढ़ा देंगे। लेकिन भारत देश ने जिस जातियों ने इस बात को नकारा है, आज उसकी जाति इस संख्या में बढ़ गई है कि मेरे हिसाब से जिस तरह से जाति जनगणना बिहार की हुई है, भारत देश की भी जाति जनगणना कर देनी चाहिए और ये तय कर देना चाहिए कि जिसकी जितनी जातियां हैं, जितनी जनसंख्या ज्यादा है, अब वही प्रधानमंत्री होगा और वही अब राष्ट्रपति होगा और वही अब मुख्यमंत्री होगा, और जो कम संख्या वाले हैं उनको लाइन में खड़ा कर देना चाहिए, उनको भूखमरी के कगार पे ले आना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है, उनकी हिस्सेदारी कम हो गई है। अब उनको 2 रोटी की बजाय 1 टुकड़ा देना चाहिए और उसको पताड़ना में भी रहना चाहिए, उनको काम भी नहीं देना चाहिए। यह हमारे देश की विडंबना है। अरे इस देश को आगे बढ़ाना है तो चाइना मत बनिए। चाइना अभी कम से कम 1 लाख संख्या हमसे ज्यादा है। मैं अभी कल कम से कम 10 विदेश की यात्रा करके आया हूं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रोम, इटली, और सब जगह मैंने देखा है जनसंख्या कम, सफाई है ज्यादा और लोग बड़े चैन से हैं। हमारे यहाँ तो हर 5 मिनट के अंदर 50 लोग पैदा हो रहे हैं और मर कितने रहे हैं? कम। हम ये नहीं कहना चाहते कि मरे कम और बढ़े ज्यादा, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि कोई मरे, भगवान करे सब जिंदा रहें, लेकिन इस देश को ले कहां जाया जा रहा है? हर व्यक्ति कह रहा है जिसकी जितनी संख्या होगी और उसको इसकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो हम सियासत के तौर पर अगर देखें तो 90 के दशक में वापस लौट रहे हैं क्या? बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल योगेश जी। योगेश जी 1947 से लेकर के अब तक सिवाय पिछड़ों, ओबीसी और सारे जातियों पर काम करने वाले ये राजनीतिक लोग आरक्षण के नाम पर इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आप ही जरा सोचिए कि एक विद्यार्थी ने क्या गुनाह किया है कि वह 500 नंबर ले आता है और उसके पिता को 25 करोड़ रुपए खर्च करके उसका एडमिशन कराना पड़ रहा है। क्या है ये? ठीक बात। आप जातियों को कहां ले जा रहे हैं? अरे जो जिस तरह का योग्यता रखता है, जो विद्वान व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का हो, हर जाति का, भारत देश का व्यक्ति का, हर जाति का सम्मान होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि भैया आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करिए। जनसंख्या नियंत्रित करेंगे तो भारत देश की तरक्की अच्छा होगा, निश्चित तौर से विकास अच्छा होगा। इतनी जनसंख्या बढ़ा करके अब आप सिस्टम को तय कर लिए हैं, नीतीश कुमार जी ने पक्का कर लिया है। मतलब आपका इशारा ये है कि अब तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा कि भाई हमको अपनी जाति की आबादी बढ़ानी है।
अपनी जनसंख्या बढ़ानी है ताकि हम सरकार में हिस्सेदारी अपनी छीन सकें। आप ये कहना चाह रहे हैं? आदरणीय 64% हिस्सेदारी हो गई है ओबीसी और पिछड़ी जाति की। हाँ। इसका मतलब है बिहार में अब जो मुख्यमंत्री और मंत्री बनना चाहिए वो निश्चित तौर से हाँ। ओबीसी का बनना चाहिए, पिछड़े जाति। तो आपने एक बड़ा संदेश दे दिया, आपने एक और बड़ा ये संदेश बिना दे दिया। वजह जो- उसका सवाल हम राजेश तिवारी जी से ले लेते हैं। राजेश जी, यानी अब जो ये नतीजे सामने आए हैं, जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इसके बाद तो ये साफ है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की राजनीति खत्म और मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी जी से इनका कम से कम मोदी जी जिस तरह से विदेश यात्रा को गिनाते हैं, ये भी 10 यात्रा को गिनाए। अरे भाई, वो 10 सरकारी देश खर्चे पे नहीं घूम जाते करके हैं, वो अपने आए हैं। खर्चे पे जाते ठीक हैं। है, तो ये मीडिया जगत के मोदी जी ही मान लीजिए तिवारी इनको जी भी अपने पैसे से गया हूँ। कि मीडिया जगत के यही मोदी जी हैं। ये 10 देश के घूम करके आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी शुभकामना है। हम लोग तो भाई भारत का बगल में नेपाल है, नेपाल है विदेश मान लेते हैं। ये तो विदेश घूम करके आए, तो इसलिए तो बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है कि मेन चीज है कि देखिए, ये जिस तरह का ये जातीय जनगणना का है, ये हकीकत है इस देश का, और इस देश में हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये अगर किसी भाजपा के लोग या भाजपा के शुभचिंतक हों या भाजपा के से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों का इस तरह का जो है, हम लोग का आशा ही है कि इस तरह का वो लोग विवाद खड़ा करेंगे, इस तरह का सवाल उठाएंगे कि भाई जनसंख्या कम कर। अरे भाई, आपका देश में सरकार है, इतने राज्यों में कानून है, आप क्यों नहीं इसका कानून बना रहे हैं? आप सिर्फ बैठ करके सिर्फ जो अगर कोई दूसरा दल कर रहा है तो उस पर आप सवाल उठाइएगा, और आप कर नहीं रहे हैं। अगर ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिक्र कर रहे हैं कि राजेश बीजेपी जी, बोल दें कि हाँ हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो आंकड़े आए हैं, इसके बाद अभी जैसे हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत जी, वो भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सवाल यहां पर ये उठता है, 18 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव, 33 साल पूरा हो गया। इस 33 साल में ये पिछड़े क्यों नहीं आगे आ पाए? क्यों इनका विकास नहीं हो पाया? ये भी तो एक बड़ा सवाल फिर उठता है। नहीं, बात अगड़ा और पिछड़ा की बात नहीं है, बात सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। बात यह है कि जो भी सरकारी स्तर से जो भी योजना बने, तो जिस भी जात का हो उस गरीब तबका तक पहुंचे। आप योगेश जी, आप शुरू से ये जातीय जनगणना का कवर कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, और हम आपके बहुत सारे नहीं, लेकिन सभी नेता, चाहे आपके नेता हो या आरजेडी के हो या कांग्रेस के हो, कोई भी नेता हो, वो इस बात को कहते नजर आते हैं कि दरअसल पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो अब बताइए, पिछड़ों की सरकार है 33 साल से बिहार में, और उसके बावजूद अगर पिछड़ों का हक मारा जा रहा है तो कौन मार रहा है? अगर उनका विकास नहीं हो रहा तो विकास कौन नहीं कर रहा है? ये भी तो सवाल उठेगा ना फिर राजेश जी। अरे पिछड़ों का बिहारी की बात नहीं है, पिछड़ा के तो देश पर में भी सरकार है, ठीक है। और पिछड़ा का हक हमारी, आप देख लीजिए राजनाथ सिंह से क्या हुआ, नितिन गडकरी के साथ क्या हुआ, वो हक हमारी न हो रहा है उन लोगों का। आप देख लीजिए बेचारे सबका कहाँ आज फंडिंग में चले गए हैं ये लोग। देखिए साहब, मैं बिहार की जनता की बात कर रहा हूँ, आप वहां पहुंच गए। आज जो इस जातीय जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना का जो रिजल्ट निकला हुआ है, निश्चित रूप से भाजपा और उससे जुड़े हुए लोग, जो जैसे डॉक्टर अजय तिवारी जी जो राजनीतिक समीक्षक है, इन लोगों का जो है मुंह सूखा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोग कभी भी चाह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना के रूप में है, जो भी सरकारी योजनाएं बने, और हम लोग का मांग है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये देश में कराए। और अभी कुछ डॉक्टर अजय जी कह रहे थे कि जनगणना नहीं हुआ क्योंकि उस समय कोरोना का समय था। पाकिस्तान में कोरोना नहीं था, बांग्लादेश में कोरोना नहीं था, और छोड़िए ना देश में आप ये बताइए ना, बांग्लादेश कहती कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कब हुआ? मोदी जी जा करके अगर जो पश्चिम बंगाल में दीदी करने का उनको समय है, और जातीय जनगणना कराने में उनको शर्म लगता है, क्योंकि हकीकत जातीय जनगणना भी राजेश जी आने वाले समय में ये तय कर देगा कि आखिर ये किसके साथ है। आप ये बता दिए हैं, वैसे मैंने पहले भी कहा शुरुआती चर्चा में भी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, जितना हम लोग आकलन लगाते थे, जितनी हम लोग चर्चा करते थे, लगभग उसी के आसपास ये आंकड़ा भी सामने निकल करके आया है। लेकिन ये अब जातिगत जनगणना का कितना फायदा आपको होता है ये सूची जारी करने के बाद, कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसका कोई काट निकाल करके एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा सकती है, यानी सिक्सर लगा सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। फिलहाल समय के अभाव के चलते चर्चा को विराम देना पड़ेगा हमें।